जय हिंद बच्चों। वेलकम टू भाभा मैथमेटिक्स सेंटर। बच्चों, जो आज का मेरा कोर्स है वो आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, फार्मूला कोर्स है। और फार्मूला कोर्स का ये दूसरा लेक्चर है। इससे पहले मैंने एक लेक्चर दिया है जो एक क्लास में पूरा नहीं हो, तो उसको दो क्लास में हम पूरा किए थे। कुछ टेक्निकल एरर की वजह से एक क्लास में पूरा नहीं हो सका, तो दो क्लास में हम उसको पूरा किए थे। तो आप उसको देखने के लिए क्या करना, ये 15 डेज का फार्मूला कोर्स है मेरा। इसमें पूरे कोर्स का सिलेबस आ जाएगा। 11th में जो जो चैप्टर चलती है सभी चैप्टरों का फार्मूला का कलेक्शन है, और उस पर कुछ कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस है जो आपके लिए बहुत फायदामंद होगा। अभी ही नहीं, एग्जाम के लिए भी, कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी, सारे जगह ये फायदा करेगा। तो ये 15 क्लास जरूर करना, आपके लिए बहुत फायदामंद है। आप कहीं पढ़ते हो कोई मैटर नहीं रखता है। इवन जो भी लोग कम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हैं, यानी स्टेट का या टीआरई बीपीएससी टीआरई 4 का, तो उनको भी बहुत बेनिफिट होगा इसको करने से। ठीक है, इस कोर्स को यूट्यूब पे फ्री में किए दिया जा रहा है। मेरे ऐप पर आओगे तो इसी कोर्स के लिए 15 रुपीज ली जा रही है। फर्क यही है कि उसके साथ उसको पीडीएफ दिया जा रहा है, और साथ साथ 15 जो वीडियो है 15 पर अलग से 15 एमसीक्यू का प्रैक्टिस किया जा रहा है। उसके लिए साथ साथ जो एमसीक्यू होगा वो तो सबके लिए होगा, लेकिन उसके लिए अलग से एक सेट बना के उस पर क्वेश्चन बेस्ड, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। ये है ऐप पर वाले को फायदा। इधर जो लोग हैं यूट्यूब पे, उनको ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको सिर्फ क्या करना है, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है। चैनल जब सब्सक्राइब करेंगे तो उसमें देखिएगा कि मेरे चैनल के वीडियो पे जाएंगे तो वहाँ एक प्ले स्टोर बना हुआ, प्ले स्टोर में 11th फार्मूला कोर्स लिखा हुआ, उसको ट्रिक करेंगे। उसमें दो वीडियो है, उसको एक ही हम गिनते हैं क्योंकि एक क्लास पूरा नहीं है, तो उसको दो क्लास में हम पूरा कर किए थे। आज ये दूसरा वीडियो आपके लिए है। ठीक है, तो 11th के बच्चे के लिए सबसे कठिन काम होता है कि पढ़े पूरा लेकिन याद कुछ नहीं रहता, भूल जाते हैं सर। तो उस भूलने की बीमारी को दूर करने के लिए फार्मूला कैसे याद रखा जाता है, फार्मूला कैसे को फार्मूला और कंसेप्ट बना के हम लोग प्रॉब्लम पर अटेम्प्ट करते हैं। क्योंकि तुमको पता है कि मैथ्स पढ़ने का तीन ही फंडा है। तुम्हारे पास तीन चीज हो तो मैथ तुम्हारा आसान है। पहला तो फार्मूला, दूसरा कॉन्सेप्ट, तीसरा लॉजिक। ये तीनों चीज अगर तुम्हारे पास है तो तुम्हारे लिए मैथ्स कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। तीन में से एक भी गड़बड़ाए तो फिर मैथ समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तुम बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत प्रैक्टिस किया है, लॉजिक भी है, सब चीज है, लेकिन फार्मूले भूल जाते हो परीक्षा हॉल में, तो फिर सवाल कैसे बनाओगे। इसलिए फार्मूला को ध्यान रखना चाहिए, फार्मूला को दिमाग में डालना चाहिए। इसलिए मैंने ये फार्मूला कोर्स 11th के लिए भी 12th के लिए भी दोनों बच्चों के लिए लाया है। ठीक है, तो इसको जरूर देखिएगा। अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, तो अब आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। तो फार्मूला कोर्स जो है मेरा 11th का, ये लिखा हुआ बोर्ड पे आप देख लिया, 15 डेज का है। ये वेलकम टू बीएमसी, एक बार पुनः भाभा मैथमेटिक्स सेंटर में आपका वेलकम। ये मेरा लोगो है। जब यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो ये लोगो आपको दिखेगा। तो इस लोगो को देख के समझ जाइए सर ही का लोगो है, और फिर इस पर आप काम करेंगे। ये जब, हाँ, क्योंकि मेरा एप्लीकेशन भी है इसी नाम से, तो प्ले स्टोर, मोबाइल के प्ले स्टोर में जाके आप भाभा मैथमेटिक्स सेंटर भागलपुर टाइप करेंगे तो यही लोगो मिलेगा। तो वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन पर ऑनलाइन लाइव क्लास चलती है, जो पेड ग्रुप है, कुछ पेमेंट लिया जाता है तब पढ़ाया जाता है। तो आप चाहे तो वहाँ भी मेरे से जुड़ सकता है, वहाँ भी फ्री कुछ वीडियो डाला जाता है, तो फ्री लेक्चर वहाँ से भी देख सकते हैं आप। और नहीं, पेड में जुड़ना है तो पेड में भी जुड़ सकते हैं आप वहाँ से। ये जो आपको एक इन्फॉर्मेशन था 11th फुल कोर्स ऑन ऐप, यानी 11th का पूरा कोर्स शॉर्ट में, क्योंकि अब तो उतना समय नहीं है डिटेल पढ़ने का, लेकिन एनसीईआरटी का फुल्ली सॉल्यूशन कंसेप्ट पूरा कोर्स का केवल आपको 599 में 7:30 से 8:30 PM में रात को ऐप पर लाइव कराया जाएगा। कब? 7 अक्टूबर से। तैयार रहिएगा। जिनको इंटरेस्टेड है तो ऐप इंस्टॉल करके हमको मैसेज कीजिएगा, हम आपको बैच में जोड़ देंगे, तो वहाँ से नया बैच भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, और ये 5 मार्च को बैच खत्म होगा। तो ये एक इन्फॉर्मेशन था। ये मेरा ऐप है, ये आपको ऐप दिख रहा होगा भाभा सर। खास करके ज़्यादातर हमारे पास बीएससी के बच्चे हैं, बीएससी को हम पढ़ाते हैं। इंटरमीडिएट को नॉर्मली एक खाली क्या कहते हैं, मेल के लिए रखे हैं, लेकिन बहुत पहले इंटरमीडिएट को काफ़ी पढ़ाते थे, काफ़ी भीड़ लगी रहती थी हमारे पास। तो अभी फिलहाल इंटरमीडिएट का बैच सिर्फ नाम के लिए हम रखे हैं। तो जरूर जुड़िए, अच्छा लगेगा, समझ में आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा समझ में। ये 11th का कोर्स यूट्यूब पे, जो लोग कहोगे सर हमको पेमेंट नहीं है, हम ऐप पे नहीं पढ़ सकते, तो मेरे लिए क्या आप सोचे हैं सर,
तो और सर हम कहीं जा भी नहीं सकते, हमारे पास उतनी सुविधाएं नहीं है, तो यूट्यूब पर 45 दिन का हम कोर्स निकालेंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। 45 दिन में 30 दिन आपको रिकॉर्डेड फॉर्म होगा, 15 लाइव रहेगा, यूट्यूब पे भी लाइव होंगे हम। तो वो आप देखते रहिएगा, अभी से लेके मार्च तक में आपको मिल जाएगा ये सारा चीज़। ठीक है। 11th फार्मूला कोर्स डे 2 यानी दूसरा दिन का आज फार्मूला मेरे पास है। ये फार्मूला है आपके सामने में, इसको बाद में हम डिस्कस करते हैं क्योंकि ये पीडीएफ के लिए है, नोट्स के लिए अच्छा चीज़ है, लेकिन आपको ये समझने में दिक्कत होगी, तो इसलिए आपको हम पहले समझा देते हैं, बाद में ये पढ़ के सुना देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 1 से 2 मिनट आप वेट करें, तो आपके लिए मैं कंटेंट जो है खुद से दे रहा हूँ आपको। तो आपके लिए हम आ रहे हैं एक नया चीज़ समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए, जिससे कि आपको ये लगे कि वहाँ जो है वो कंटेंट पीडीएफ है, जो कि देखने में अच्छा लगता है, एक जगह कलेक्शन हो जाएगा आपको फार्मूला का। तो वो पीडीएफ जो लोग ऐप पे जुड़ेंगे, 15 रुपीज़ ऑनली पेड करेंगे, तो वहाँ पीडीएफ और वीडियो दोनों मिल जाएगा। यूट्यूब पर सिर्फ वीडियो मिलेगा, पीडीएफ का चांस आपको नहीं बनता, यूट्यूब पर पीडीएफ का कोई ऑप्शन ही नहीं है हमको भेजने का, तो यूट्यूब पर आपको नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप। तो आइए कि सर आप जो आज पढ़ाइएगा, क्या पहला दिन हमने क्या पढ़ाया था कि सेट थ्योरी से, देखो यूनिट वाइज मेरा जैसे जैसे सिलेबस है उसी टाइप से हम फार्मूला कलेक्शन कर रहे हैं। फर्स्ट दिन मैंने सेट थ्योरी से रिलेटेड सारी जानकारी दी थी, सेट का सारा सिंबल बता दिया था, सेट की प्रॉपर्टीज, यूनियन, इंटरसेक्शन, अलजेब्रा ऑफ सेट, ये सारा चीज बता दिया था। आज मेरा टारगेट सेट का प्रोडक्ट है, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट पढ़ाना है, रिलेशन और फंक्शन पढ़ाना है 11th के लिए, सिर्फ 11th के बच्चों के लिए, 12th के लिए नहीं। 12th के लिए फिर अलग से मेरा कोर्स है, तो उसमें आएंगे। तो सर है सर तो कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट आप जानते हो, सेट तो आप समझ गए हो कि सेट को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जब हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, यानी आज का मेरा जो टॉपिक है वो क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, आज का ये मेरा टॉपिक है। पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, यानी जो लोग हिंदी प्रेमी हो उसके लिए समुच्च का कार्तीय गुणन, समुच्च का, समुच्च का कार्तीय गुणन, कार्तीय गुणन ये क्या होता है, कैसे सर, इसके अंदर क्या सब चीज हमको पढ़ना है। ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट है इसको हम लोग ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं, क्योंकि सेट को किससे लिखते हैं, कैपिटल लेटर से। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट को हम लोग ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं। इसमें क्या होता है, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और वाई बिलोंग्स टू बी, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होते हैं सारे का कलेक्शन ए और बी से जो बना है उसको हम लोग इसमें रखते हैं, यही कहलाता है ए क्रॉस बी। अब रहा कि सर ए और बी में से कोई एक इम्पटी सेट हो, ये दोनों क्या हो, ए और बी, यहाँ क्या आना चाहिए, वेयर, जहां जहां ए एंड बी क्या है, दोनों नॉन इम्पटी है, ए एंड बी आर नॉन इम्पटी सेट, नॉन इम्पटी सेट्स, यानी दोनों नॉन इम्पटी हो तो ये बात होगी, अगर दोनों इम्पटी होगा तो ये बात नहीं होगी। ठीक है सर, अगर इस दोनों में से कोई एक जो है इम्पटी हो जाए सर तो क्या होगा, तो ए क्रॉस फाई, फाई, अब फाई क्रॉस बी तो भी फाई, अब फाई क्रॉस फाई तो भी फाई, यानी अगर दोनों में से कोई एक एम्प्टी हो, एटलीस्ट वन इज एम्प्टी, एटलीस्ट वन इज एम्प्टी, वन इज एम्प्टी, देन ए क्रॉस बी इज ऑल्सो एम्प्टी, देन ए क्रॉस बी इज ऑल्सो एम्प्टी। क्लियर, समझ में आ रही होगी बात, हम जो कहना चाह रहे हैं कि ए और बी में से कोई एक इम्पटी हो तो ए क्रॉस बी भी क्या होगा, इम्पटी सेट होगा। सर ये करते कैसे हैं, ए और बी को करते कैसे हैं, तो नेक्स्ट पेज में हम आते हैं, देखिएगा। तो ए और बी को करते कैसे थे, एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल कि इफ अगर ए में मेरे पास ए बी दो एलिमेंट है एंड बी में मेरे पास सी डी दो एलिमेंट है, और कहता है देन फाइंड
देन फाइंड ए क्रॉस बी फर्स्ट, और सेकेंड है बी क्रॉस ए। कहता ये कैसे आप निकालोगे, ठीक है, आराम से निकालेंगे। देख लो फार्मूला के साथ साथ कंसेप्ट भी मिल रहा है। नाम के लिए हम बोले हैं फार्मूला, लेकिन उसके साथ साथ हमने कंसेप्ट को भी नहीं छोड़ा है, ठीक है। तो ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे हम लोग, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जब करेंगे तो ए क्रॉस बी हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ए की वैल्यू रख दीजिए, ए बी क्रॉस कीजिए, बी का वैल्यू रख दीजिए सी डी। सेट को हमेशा करली ब्रैकेट में लिखा जाता है, वो जो देख रहे हैं मजली ब्रैकेट, वो सेट का रिप्रेजेंटेशन है, सेट को लिखने का तरीका है, ठीक है। अब इस दोनों का प्रोडक्ट कैसे करते हैं, तो दोनों को जोड़ा बनाएंगे, ए सी ए डी, ए का जोड़ा बन गया दोनों के साथ, फिर बी के साथ बी सी, फिर क्या बी के साथ डी। यही होता है ए क्रॉस बी। अगर आपसे पूछ दिया जाए बी क्रॉस ए, तो बी को आगे रखिए और ए को पीछे रखिए। अब इसको निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, तो सी ए सी बी डी ए और डी बी। तो अब हमको लगता है आपको समझ में आ गई होगी कि ए क्रॉस ए और बी क्रॉस बी ए कैसे निकालते हैं। दो अलग अलग सेट है, दोनों के एलिमेंट को जोड़ा बनाते हैं, पेयर बनाते हैं, ऑर्डर्ड पेयर, उसी को बोलते क्रमित युग्म जोड़ा। बोलचाल के भाषा में अपना लोग बोलते हैं ना सीताराम, ये क्या ऑर्डर्ड पेयर है, राधे श्याम सीताराम लैला मजनू दाल भात, ये सब क्या ऑर्डर पेयर, सामान्य सेंस में। हकीकत में ऐसा नहीं है, क्योंकि वो सेट ही नहीं है, तो ऑर्डर पेयर तो सेट से बनता है ना, तो वो दाल भात सेट ही नहीं है। सीताराम को तो सेट बना भी सकते हैं, लेकिन दाल भात को तो हम सेट नहीं मान सकते हैं, तो ठीक है। तो इस तरह से ये हम लोग इस बात को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि हर एक सेट, जितने भी सेट होंगे उसके एलिमेंट जो भी है, जैसे सेट ए में 3 एलिमेंट है, सेट बी में 2 एलिमेंट है, तो हर एक के साथ पेयर बनाना है, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट कहलाता है। इस कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट का पहले हम लोग प्रॉपर्टीज डिक्लेयर कर दें कि प्रॉपर्टीज क्या है। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। क्या प्रॉपर्टीज है, समुच्चय के कार्तीय गुणन का गुण, समुच्चय के कार्तीय गुणन का गुण। अच्छा ठीक है, क्या इसका प्रॉपर्टीज है, P1 पहला प्रॉपर्टीज जो अभी आपने देखा कि A क्रॉस B बराबर नहीं होते हैं B क्रॉस A का। दूसरा प्रॉपर्टीज है, अगर आपसे कोई पूछ दे कि नंबर ऑफ A क्रॉस B, तो आप आराम से लिख सकते हो नंबर ऑफ A क्रॉस नंबर ऑफ B, बहुत काम देगा आपको इसी करने के। इसी को दूसरे भाषा में ऐसे भी किसी किसी किताब में लिखा है, A क्रॉस B, कार्डिनल नंबर ऑफ A क्रॉस B इक्वल्स टू कार्डिनल नंबर ऑफ A कार्डिनल नंबर ऑफ B, ठीक। तीसरा प्रॉपर्टीज है आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वाला, अगर आपके पास दे दे A क्रॉस B यूनियन C, तो आप इसको लिख सकते हो A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C, ठीक। चौथा प्रॉपर्टीज है इसी में, आपको अगर लिख दे A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, तो आप इसको लिख सकते हो A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। पांचवा प्रॉपर्टीज पहले ही हमने डिस्कस कर दिया है कि A के साथ अगर फाई का मल्टीप्लाई हो तो फाई, ठीक। तो इस तरह से आपने देखा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट का ये कुछ खास प्रॉपर्टीज था, ठीक है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट को हम लोग दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट को हम लोग दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला टाइप क्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं एरो डायग्राम, एरो डायग्राम, एरो डायग्राम। और दूसरा है आपका, एरो डायग्राम को तो आप वेन डायग्राम भी बोल सकते हो। दूसरा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन।
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी दो तरह से हम लोग ए क्रॉस बी को दिखा सकते हैं। अब एरो डायग्राम क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, देख लीजिए। एरो डायग्राम में अगर सेट ए में आपके पास 1 2 है और सेट बी में मान लो आपके पास 2 4 है, सपोज करो ऐसा है आपके पास 2 4 है, तो इसका एरो डायग्राम क्या बनाओगे? अगर हम ए क्रॉस बी करोगे तो ए क्रॉस बी इसका कैसे लिखोगे? तो ए क्रॉस बी लिखने का तरीका सीखिएगा। ये ए है, ये मेरा बी है, सेट ए सेट बी और एरो, इसमें कितने हैं 1 2, इसमें कितने हैं 2 4। ठीक है, सभी लोगों को समझ में आ रही होगी बात। अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो 1 का इमेज 1 का 1 के साथ भी रिलेशन है, 1 को 2 के साथ भी जाना है और 1 को 4 के साथ भी, 2 को 2 के साथ भी जाना है, 2 के 2 को। तो क्या बना पेयर, देखिए तो 1 के साथ 2 का पेयर बना, फिर 1 के साथ 4 का पेयर बना, फिर 2 के साथ 2 का पेयर बना, फिर 2 के साथ 4 का पेयर बना। तो ये कहलाता है एरो डायग्राम। इसी को हम लोग बोलते हैं एरो डायग्राम। एरो डायग्राम से ए क्रॉस बी को दिखाया गया है। एरो डायग्राम से, यानी डायग्राम देख के भी हम समझ सकते हैं। दिस इज, इसको हम लोग रिलेशन कहेंगे आगे जाके। दिस इज रिलेशन, दिस इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही रिलेशन निकलता है, ये एक टाइप का रिलेशन है, फंक्शन नहीं है। जब फंक्शन में जाएंगे तो ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो समझ में आ गई बात आपको, ए क्रॉस बी क्रॉस इसका। अच्छा, इसी में जो फार्मूला नंबर ऑफ ए क्रॉस बी पूछना चाह रहा है तो कैसे निकाल लोगे? तो फार्मूला होता है नंबर ऑफ ए अक्रॉस नंबर ऑफ बी। ए में कितने सदस्य देखो तो 2, बी में भी कितने 2, ए क्रॉस बी में कितने 4, तो वो भी वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अब है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसी क्वेश्चन को कैसे करोगे? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इस क्वेश्चन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग कर रहे हैं। कैसे दिखाएंगे? ग्राफ के थ्रू। इसको ग्राफिकल मतलब हुआ ज्यामितीय निरूपण, हिंदी बोलो तो ज्यामितीय निरूपण, निरूपण हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं। कैसे? ग्राफ पेपर। तो ग्राफ पेपर पर जब भी देखोगे तो 2 सेट है, तो दोनों दोनों अलग अलग एक्सिस पे डाल देना है। ये तो ओरिजिन है, जानिए रहे हो सब लोग। ये मेरा होता है एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई एक्सिस, वाई डैश। क्लियर? तो इस पर ए सेट को डालिए, इस पर बी पे साइड है। ए में क्या है 10 घर यहाँ ले लीजिए, 1 और 2। ये है 1 के जगह पर 1 है नहीं अपने पास, तो 2 और फिर क्या है 3। अब क्या सब था अपना लोग को? 1 को 2 से बना था तो यहां डाल दीजिए, 1 का 2 से था। एक बार देख लिया जाए पिछला में क्या था हम लोग के पास, 2 4 था, सॉरी हमारे पास था कि 2 4, तो 4 यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये 1 है आपके पास, तो आपके सेट में 2 और 4 है केवल, याद रखिएगा। इसको हम कलर चेंज करके लिख देते हैं। ये आपके सेट में नहीं है और ये भी आपके सेट में बी में नहीं है। तो क्या आपके पास 2 है, तो 1 का 2 के साथ और 1 का 4 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 4 के साथ। तो क्या क्या बना देखिए तो, अगर ऐसे करके हम लोग डॉटेड लाइन मार दें, ठीक, यही है एरो डायग्राम। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हुआ 1 और 2, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 1 2, ठीक, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1 4, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2 2, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2 4। तो इसका मतलब ए क्रॉस बी में क्या सब आया, सबको मिला के लिख दो। तो आ गया 1 2 1 4 2 2 2 4। तो आपको याद हो गया होगा कि ये आपका था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। एरो डायग्राम भी मैंने समझा दिया। नेक्स्ट आते हैं अब अगला टॉपिक है आपके पास रिलेशन। रिलेशन, रिलेशन, रिलेशन जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं संबंध। बोलते हैं ना, वो मेरा चाचा है, वो मेरा ममेरा भाई है। कैसे बना होगा? तो रिलेशन को हम लोग डिनोट करते हैं आर से। आर क्या होता है? सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। यही है रिलेशन का फॉर्मूला, आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो आर में कैसा होगा? आर में भी जो होगा वो ऑर्डर पेयर होगा। कैसा?
एक्स ए का सदस्य होगा, वाई बी का सदस्य होगा, और आर जो होगा वो सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। अब सबसेट का मतलब क्या होता है, आप पढ़े हो, आपको पता होगा कि सबसेट मतलब क्या होता है। सबसेट मतलब होता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट आर इज इन ए क्रॉस बी। आर का हर एक सदस्य ए क्रॉस बी से ही आना चाहिए। अब ए क्रॉस बी में आर से ज्यादा भी सदस्य हो सकता है या आर के बराबर भी सदस्य होता है। यहाँ दो बात हो सकती है। अगर आर मेरा ए क्रॉस बी के बराबर हुआ तो इस रिलेशन को हम लोग बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। यहीं से देखो, इस रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन। अगर आर जो है फाई हो गया, और फाई क्या होता है, सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस बी का, तो इस रिलेशन को अपना लोग बोलेंगे इम्पटी रिलेशन। इस रिलेशन को अपना लोग बोलेंगे इम्पटी रिलेशन। और फिर आर सबसेट यानी आर की वैल्यू जो होगी वो लेस देन इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, सबसेट मतलब हुआ प्रॉपर सबसेट, ऐसे ही लिखो थे, आर इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब ये हो गया जनरल रिलेशन, इसको हम लोग बोलेंगे जनरल रिलेशन। क्लियर, समझ में आ गई होगी बात क्या हम बताना चाह रहे हैं। क्योंकि सर इसमें डोमेन की बात होती है, डोमेन ऑफ आर द सेट ऑफ फर्स्ट कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, आपको दिक्कत हो रही है तो नेक्स्ट पेज लेते हैं। क्या कहते हैं, डी आर, या कुछ लोग लिखता है डोम आर। डोम आर इसका मतलब है सेट ऑफ फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ आर, फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ आर। ठीक, सेट ऑफ फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ आर। उसके बाद है आर आर, आर आर, आर आर आर। इसके बाद पहले सी आर लिख लेते हैं, सी आर कोडोम आर। ये होता है सेट बी, सेट बी। और उसके बाद लास्ट में होता है तुम्हारा आर आर या फिर आर आर। ये होता है सेट ऑफ सेकेंड कोऑर्डिनेट, सेट ऑफ सेकेंड कोऑर्डिनेट्स, सेट ऑफ सेकेंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर, सेट ऑफ सेकेंड कोऑर्डिनेट ऑफ आर। मतलब नहीं समझे सर, आप क्या बता रहे हो हमको कुछ समझ में नहीं आ रही है सर, कि सेट ऑफ फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ आर, सेट बी, सेट ऑफ सेकेंड कोऑर्डिनेट ऑफ आर, हमको समझ में नहीं आया, आएगा समझ में, हम अभी एग्जांपल देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सेट ऑफ डोम, डोम को हम लोग पढ़ते हैं डोमेन। डोम का मतलब डोमेन, आर मतलब रिलेशन, तो डोमेन ऑफ द रिलेशन, इसका पूरा नाम हो गया डोमेन ऑफ द रिलेशन। कोडोम को कोडोमेन, कोडोमेन ऑफ द रिलेशन, कोडोमेन ऑफ द रिलेशन। और इसको रेंज ऑफ द रिलेशन, रेंज ऑफ द रिलेशन। तब समझ में आ गया होगा आपको सारा बात, कि डोमेन क्या है, सेट ऑफ फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ आर, कोडोमेन क्या है, सेट ऑफ सेकंड कोऑर्डिनेट ऑफ आर, और सेट ऑफ सेकंड कोऑर्डिनेट ऑफ आर, और रेंज क्या है, सेकेंड कोऑर्डिनेट ऑफ आर, कोडोमेन क्या है, सेट बी। सवाल है कि सर ये जो बताया हम कुछ नहीं समझे, कि एग्जांपल लेके बता दीजिए। आइए एक एग्जांपल हो जाए। अगर आपके पास ए में दिया है -1 0 1 और बी में दे दिया है -1 और 1, ठीक है, एंड आर इज डिफाइंड एज, एंड आर इज डिफाइंड एज, आर को डिफाइन किया जा रहा है, डिफाइन एज कैसे, तो आर इक्वल्स टू एक्स वाई सच दैट, एक्स वाई सच दैट एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू वाई। ठीक, देखो तो सॉल्यूशन करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन का। तो इसमें क्वेश्चन अब पूछा जा रहा, देन फाइंड पहला डोमेन आर, डोमेन, दूसरा रेंज, और तीसरा है आपके पास कोडोमेन।
मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आपके किताब अभी भी आपके एग्जाम जो हुआ है उसमें पूछा भी था क्वेश्चन सब। तो बोलिए सॉल्यूशन में आते तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा। ए क्रॉस बी में आपके पास क्या सब है कि -1 है, 0 है, 1 है, और उसको मल्टीप्लाई करना है -1 और 1 से। ठीक कीजिए, क्या आएगा -1 -1, ठीक, -1 1, 0 -1, 0 1, 1 -1 और 1 1। अब आपसे जो कहा जा रहा है उस पर ध्यान दीजिएगा। ऐसा पेयर जिसमें क्या हो, x क्या हो, y से छोटा हो और बराबर हो, कौन कौन आएगा? x y से छोटा भी हो और बराबर भी हो, ऐसा पेयर कौन कौन है जरा देखिए तो। x y से छोटा भी हो और बराबर भी हो, तो क्या सब आएगा जरा देखिए तो। -1 -1 बराबर है, ठीक है। उसके बाद -1 1 से छोटा है, बिल्कुल सही बात है। 0 -1 से बड़ा है, नहीं आएगा। 0 1 से छोटा है, ये आएगा। 1 -1 से बड़ा है, नहीं आएगा। 0 1 -1 से बड़ा है, उसके बाद कौन है, और 1 1 है, सॉरी यहाँ 1 1 है तो बराबर है, ये आ जाएगा। ये सारा आपके पास आ गया। क्या क्या आया, -1 -1 -1 1 छोटा है, 0 तो बड़ा हो जाएगा 1 से, -1 से। 0 1 से छोटा है, ठीक है, वो आ जाएगा। 1 -1 से बड़ा हो गया इसलिए नहीं आया, और 0 1 1 के बराबर है, तो ये चारों आया। अब इसमें हमको पता करना है कि डोम क्या है, कोडोमेन क्या है, तो ये पता करना है। तो डोम डोम DR क्या सब होगा जरा देखिए तो। DR में क्या होगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट -1 -1 0 1, यानी सारा आ जाएगा। -1 भी होगा, 0 भी होगा, 1 भी आ जाएगा। जो एलिमेंट 2 बार आता है उसको एक बार लिखते हैं CR। सेट B को उतार दीजिए, -1 है, 1 है। RR सेकेंड कोऑर्डिनेट गिनिए, -1 है, 1 है, 1 है, 1 है। यहाँ -1 है, 0 भी है, सॉरी। सेकेंड कोऑर्डिनेट में क्या है, -1 0 है, -1 -1 -1 1 है, सॉरी ये 1 है मेरा, तो -1 है, 1 है, तो -1 1 1 1, -1 -1 -1 1 दोनों आ गया। -1 -1 -1 1 0 1 1 1, यानी ये भी क्या आया, -1 1। तो इस तरह से आपका आसानी से हम लोग क्या निकाल लिए, डोमेन, रेंज, कोडोमेन सारा पता कर लिए। आप देख सकते हो यहाँ हम निकाल दिए हैं। क्वेश्चन एक बार देख लो बढ़िया से, अगर कहीं दिक्कत आ रही तो पूछ सकते हो आप हमको। क्या कहते हैं, अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप बेधड़क कमेंट करके पूछ सकते हो कि सर यहाँ हम नहीं समझे, तो फिर अगला वीडियो में हम आपको इस बात को और अच्छे ढंग से समझा देंगे। तो आपने देख लिया कैसे निकलता है डोमेन, कोडोमेन, रेंज। रिलेशन का टाइप भी हमने आपको बता दिया कि R अगर A क्रॉस B के इक्वल हो जाए तो यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है, R इक्वल फाई हो जाए तो इम्पटी रिलेशन कहलाता है, और बाकी इन्वर्स रिलेशन जो है पता है उसको उल्टा दो तो वो इन्वर्स रिलेशन कहलाता है। R अगर सेट A क्रॉस A का, देखो टाइप्स ऑफ रिलेशन में छोटा सा ही में ही हम रिवाइज कर देते हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशन जो है तुम्हारे पास, ध्यान देना, टाइप्स ऑफ रिलेशन में, टाइप्स ऑफ रिलेशन में R अगर A क्रॉस B के बराबर हो तो ऐसे रिलेशन को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन आप निकालोगे, R अगर R क्या हो जाए, A क्रॉस B के बराबर हो जाए, तो R अगर फाई हो तो इसको हम लोग बोलते हैं इम्पटी रिलेशन या नल रिलेशन। इम्पटी रिलेशन या नल रिलेशन। R अगर A क्रॉस A के इक्वल हो तो इसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन, ठीक। R अगर XY हो और सच दैट X इक्वल्स टू Y हो जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं इक्वलिटी रिलेशन या आइडेंटिटी रिलेशन। इक्वलिटी रिलेशन, इक्वलिटी रिलेशन। और फिर एक है R इनवर्स। तो R इनवर्स कैसा होगा, तो YX सच दैट Y बिलोंग्स टू B, X बिलोंग्स टू A और XY बिलोंग्स टू R। इतने आपको पढ़ना था 11th में, ये बहुत एक्सेस हम बता दिए। 1 2 3 4
5, इससे ज़्यादा आपके 11th की क्लास में रिलेशन का चर्चा नहीं है। यही 5 टाइप का रिलेशन पढ़ना है। इसका ढेर सारा एग्जाम्पल है, क्योंकि हम लोग फार्मूला कोर्स पढ़ रहे हैं, तो फार्मूला में एक बहुत जल्दी रिवाइज करना हम पता कर रहे हैं, कैसे याद रखा जाए ये बता दिए। आर सबसेट होना चाहिए क्रॉस बी का, तभी रिलेशन कहलाएगा। यानी आर की वैल्यू ए क्रॉस बी के वैल्यू के या तो बराबर होगा या छोटा होगा। अगर एग्जैक्ट बराबर हो जाए तो यूनिवर्सल रिलेशन। फाइव इज सबसेट ऑफ ऑल सेट, अगर फाइव हो गया यानी आर में कुछ है ही नहीं, यानी इम्प्टी है, तो वो क्या कहता है, इम्प्टी रिलेशन। ठीक है, और बीच वाला जो भी निकलेगा वो निकालेंगे हम लोग। अगर वो ए क्रॉस बी नहीं होगा, ए क्रॉस ए पर आ जाए तो बाइनरी रिलेशन। अगर आर के अंदर जो ऑर्डर पेयर एक्स वाई दोनों इक्वल हो गया तो इक्वलिटी रिलेशन या आइडेंटिटी रिलेशन भी बोल सकते हैं उसको इस सेट पे। और फिर आर को अगर उल्टा दो तो इनवर्स रिलेशन। तो रिलेशन की टॉपिक इतने तक थी आपके पास, और इस पर हम क्वेश्चन एमसीक्यू लेंगे तो आगे बताएंगे आपको। नेक्स्ट आते हम लोग आखिरी अब आपका टॉपिक है इसमें फार्मूला के लिए, जिसका नाम है फंक्शन और मैपिंग। फंक्शन और मैपिंग ये क्या होता है जरा समझिएगा। फंक्शन ऑफ मैपिंग ये क्या है? दिस इज स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, ये भी रिलेशन है। दिस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, टाइप ऑफ रिलेशन। दिस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन which have which have which have every element of set A, every element of set A associated with the unique image, with the unique image in set B, in set B। ठीक, इन सेट बी कहोगे सर क्या क्या लिख दिए, इसी को हम लोग इट इज डिनोटेड बाय, इसको हम लोग डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय एफ सच दैट ए टू बी, या फिर कुछ लोग ऐसे लिखते हैं ए टू बी पर एफ। अगर ये सेट ए है, ये सेट बी है, सेट ए सेट बी, और इस पर ये एफ क्या है, एक रूल है, एफ इज रूल। तो इसका कहना है कि ए में जो भी एलिमेंट रहेगा, मान लो मेरे पास ए है, बी है, सी है, मेरे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो ए में जो भी एलिमेंट रहेगा उसका बी में एक प्रतिबिंब बनेगा, एक से ज़्यादा नहीं बनेगा। ये दिस इज फंक्शन, ये फंक्शन है, दिस इज ए फंक्शन, इसी को हम लोग फंक्शन बोलते हैं। इस घर को बोलते इमेज, इमेज यानी प्रतिबिंब। इस घर को हम लोग क्या बोलते हैं, इमेज यानी प्रतिबिंब। और इस घर को अपना लोग बोलते हैं प्री इमेज, प्री इमेज पाक प्रतिबिंब, पाक प्रतिबिंब। फिर से ध्यान से देखना, पहले एक बार समझ लो तब फिर हम लिखेंगे। एफ ए का इमेज क्या बना, 1। एफ बी का इमेज क्या बना, 2। एफ सी का इमेज क्या बना, 3। ठीक है, क्या कहता है फर्क देखना कि फंक्शन भी एक तरह का रिलेशन है। फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। इसमें यानी अगर फंक्शन को अलग से डिफाइन करेंगे तो क्या लिखेंगे, लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट। इफ एफ इज ए रूल अंडर विच एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए एसोसिएटेड विथ यूनिक इमेज इन सेट बी, देन एफ इज कॉल्ड फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। हो गया सर, अंग्रेजी में क्या बोल दिया हम कुछ नहीं समझे। ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है, ये तो समझ में आ गया कि रिलेशन होने के लिए दोनों को नॉन एम्प्टी होना चाहिए। किसी का वंश चलने के लिए कोई न कोई औलाद होना चाहिए, तो रिलेशन होने के लिए क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी होना चाहिए, एम्प्टी नहीं होना चाहिए। ठीक है, और अब ये जब पता चल गया कि ये नॉन एम्प्टी है तो उसके बाद कंडीशन लग गया। क्या कंडीशन लग गया कि ए में जो भी सदस्य रहेंगे, जो भी एलिमेंट रहेंगे, उसको एक इमेज चाहिए। अगर इमेज नहीं बना तो फंक्शन नहीं होगा, तो क्या होगा, रिलेशन होगा। समझ में आई ये बात कि रिलेशन का फादर है फंक्शन। रिलेशन बहुत बड़ा है, फंक्शन उससे छोटा है। कंडीशन लगा हुआ फंक्शन में कि जो इस घर में रहेगा उसको एगो इमेज बनना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, मस्ट भी है। क्योंकि बी में जो नहीं बना उससे हमको कोई मतलब है, जिस पर लग रहा है उसको ध्यान रखिएगा।
एफ जिस पर लगता है उसके तरफ देखा जाता है, रिजल्ट पर ध्यान नहीं दीजिएगा। ये इनपुट है, वो आउटपुट है। आउटपुट पर हमको नहीं जाना, हमको इनपुट। हम अपना मेहनत कर सकता है, रिजल्ट ऑफ फर्स्ट डिवीजन हो, टॉपर हो जाए, गोल्ड मेडलिस्ट हो जाए कि फेल कर जाए, ये मेरे हाथ में नहीं है। हम अपना सर्विसेज दे सकते हैं, हम अपना मेहनत कर सकते हैं। तो आउटपुट पे नहीं जाना है, इनपुट पे तुम क्या कर सकते हो इस पे आना है। तो हर एक सदस्य को एक ही इमेज चाहिए, क्योंकि बी में जब 4 खाली है तो वो इमेज थोड़े है, वो तो 4 का इधर क्या मिलेगा, प्री इमेज। ए में देखो सबको इमेज मिला, image of A is 1, image of B is 2, image of C is 3। उधर प्री इमेज ऑफ 1 इज A, प्री इमेज ऑफ 2 इज B, प्री इमेज ऑफ 3 इज C, प्री इमेज ऑफ 4 इज नॉट फाइंड। क्लियर हो गया फंक्शन। तो फंक्शन एक नियम है जिसके तहत A के प्रत्येक सदस्य का B में एक अद्वितीय प्रतिबिंब यानी एकलौता प्रतिबिंब मिलता है। एक से ज्यादा भी प्रतिबिंब नहीं मिलना चाहिए और खाली भी नहीं रहना चाहिए। इसी में आगे जाके पढ़ोगे कि फंक्शन का भी डोमेन होता है, डीएफ या डोम एफ बोलते हैं हम लोग। ये क्या होता है, सेट ए के इक्वल होता है। सी एफ या कोडोम एफ, ये क्या होता है आपका, सेट बी के इक्वल होता है। और फिर है आर एफ या रेंज एफ, ऐसे भी लिखते हैं रेंज एफ, दिस इज इक्वल्स टू एफ ए, यानी इसी को हम लोग बोलते हैं इमेजेज ऑफ सेट ए, इमेजेज ऑफ सेट ए। यानी पिछला क्वेश्चन का अगर तुमसे डोमेन पूछा जाए, डोमेन ऑफ एफ तो क्या था हमारे पास, ए बी सी। को डोमेन ऑफ एफ तो क्या था हमारे पास, 1 2 3 4। और रेंज ऑफ एफ क्या था हमारे पास, रेंज ऑफ एफ था हमारे पास 1 2 3, 1 2 3। तो इस तरह से डोमेन, को डोमेन, रेंज भी हम लोगों ने सीख लिया। फंक्शन निकालना तुम लोग को तो पहले से बच्चे से ही पढ़े हो, याद होगा। एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, ये क्या है, लीनियर फंक्शन। इस फंक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, लीनियर फंक्शन। 12th क्लास में था लीनियर, वहाँ बहुपद पढ़ते थे, उसी को फंक्शन फॉर्म में यहाँ लिख दिया हम, लीनियर फंक्शन है। अब हमको मान लो कोई कह दे कि एफ जीरो निकालिए, तो हम नहीं निकाल लेंगे, ए इंटू जीरो प्लस बी, तो जीरो प्लस बी कितना होता है, बी। तो इस तरह का क्वेश्चन किताब में भरा पड़ा हुआ है। तो आज आपने देखा कि आपके पास जो सेकेंड चैप्टर था, जो आपके पास यानी सेट थ्योरी का सेकेंड चैप्टर जो था, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट रिलेशन फंक्शन, उसका हमने एक शॉर्ट जो है कह सकते हैं, उसको शॉर्ट में करके, शॉर्ट बहुत बड़ा चैप्टर को बहुत छोटा में करके सारे पार्ट को समेटते हुए आपको फार्मूला के रूप में करा दिया, जिससे कि आपको आसानी से अब क्वेश्चन अटेम्प्ट लेने में कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है। अब हम अपना जो पीपीटी रखे हुए थे आपके लिए वो सुन दिखा देते हैं और फिर एमसीक्यू आपको सॉल्व करवा देते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। अगर दिक्कत होगी समझने में तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, तो फिर हम उससे बेहतर देने का आपके लिए प्रयास करेंगे। ठीक है। और अगर अच्छा लगता हो तो दोस्तों के लिए शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जो कि आज लोग जनरली सभी लोग बोलते हैं तो हम भी बोल रहे हैं। ठीक है। और ये 15 लेक्चर जो है ना, ये 15 के 15 फार्मूला वाला जो हम अभी कंसेप्ट दे रहे हैं, इस पर एमसीक्यू भी अभी करवाएंगे, वो सारा यूट्यूब पे तो एक प्ले स्टोर में है ही, मेरा रहेगा ही। ये भी दूसरा लेक्चर है, अब फिर तीसरा चौथा 15, यानी इसी बीच में हमको छुट्टी तक में, छठ तक में कोशिश करेंगे कि आपको 15 पूरा दें। लेकिन ऐप पर भी रहेगा, जिसको आप खरीद सकते हो, 15 रुपया लगा के मेरे ऐप पे जाके परचेज कर सकते हो आराम से। वो जो है उसमें क्या होगा कि इसका पीडीएफ भी, जो भी हम पढ़ा रहे हैं इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप लिख भी सकते हो। और फिर अब क्या कहते हैं, अलग से फिर एमसीक्यू का भी प्रैक्टिस हो जाएगा, तो काफ़ी फायदेमंद होगा आपके लिए। चलिए, तो हम लोग आते हैं अब नेक्स्ट। तो अभी अभी आपने देखा क्या, इससे पहले हम लोग सेट थ्योरी का फर्स्ट टॉपिक किए थे, आज हम लोग सेकंड टॉपिक पे आ गए। और सेकंड टॉपिक का कार्टेशियन प्रोडक्ट से लेके फंक्शन तक हमने एक लेक्चर में समेट दिया। अब इस पर इसका जो है हमने जो पीपीटी बनाया वो भी आपको दिखा देते हैं। ये हम आपको समझाने के लिए ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड पे काम किए, कि जिससे कि उसमें क्या होता है कि रेडीमेड बना हुआ रहता है तो समझाने में अच्छा नहीं लगता है, इसलिए इसको समझा दिया। अब हम लोग रेडीमेड जो मेरे पास है वहाँ से हम लोग काम करते हैं।
और फिर एमसीक्यू का आपको प्रैक्टिस करा देते हैं। तो बच्चों कैसा लग रहा है आपको, क्लास अच्छा लग रहा है तो कमेंट कीजिएगा, जरूर कमेंट कीजिएगा। और पूरा कोर्स अगर पढ़ना चाहते हो तो बिल्कुल पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन लाइव में भी 7:30 बजे से हम पढ़ाएंगे तो पढ़िए। चलिए, ये था आपका फार्मूला ऑफ सेट थ्योरी जो अभी पढ़ा आप देखिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट डिफिनेशन, लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पे ए बी वेयर ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी। कोई एग्जांपल लेके दिखा दी, ए में 1 2 है, बी में 3 4 है, तो ए क्रॉस बी कैसे करेंगे, 1 को 3 से, 1 को 4 से, 2 को 3 से, 2 को 4 से कलेक्शन करके रख दे, जो अभी आपको थोड़ा देर पहले पढ़ाया गया। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, यहाँ मिस्टेक है, ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए, नॉट कम्यूटेटिव लॉ होगा। इफ आइदर और बी इज फाइव देन ए क्रॉस बी इज फाइव। ए बी सी है 1 2 है, तो ए क्रॉस बी में कितना होगा, इसमें 3 है, इसमें 2 है, 3 दूना 6, तो इसमें कितने एलिमेंट होंगे, 6 एलिमेंट होंगे, हम लोग जान रहे हैं। रिलेशन जो कि अभी आपको बताया गया, रिलेशन आर फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी इज ए सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। आर क्या है, ए क्रॉस बी का सबसेट है। जैसे ए में 1 2, बी में 3 4, तो ए क्रॉस बी में क्या होगा, 4 एलिमेंट, 2 दूना 4, उसमें से 2 निकाल लिए। क्या बोले, आर का जो भी आर में सदस्य होगा वो किससे आएगा, ए क्रॉस बी का होगा। तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट आर इज इन ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में ज़्यादा भी हो सकता है, तो यहाँ क्या है, ए क्रॉस बी में 4 एलिमेंट, उसी में से 2 निकाल लिए, तो इसका मतलब वो क्या है, सबसेट है, रिलेशन है मेरा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग डोमेन, द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर आर, वही फर्स्ट कोऑर्डिनेट बोलो या फर्स्ट एलिमेंट, यानी आर का जो फर्स्ट एलिमेंट का कलेक्शन है वो डोमेन, और सेकंड एलिमेंट का जो कलेक्शन है रेंज, और सेट भी को डोमेन। जैसे यहाँ 1 3 2 4 है, तो फर्स्ट एलिमेंट का 1 और 2 डोमेन हो गया, और 3 और 4 क्या हो गया, रेंज हो गया। आपको दिख रहा होगा। टाइप्स ऑफ रिलेशन जो बता दिया, एन एम्प्टी रिलेशन, वाइड रिलेशन इज वन विच इज देयर इज नो रिलेशन बिटवीन एनी एलिमेंट्स ऑफ सेट। बोलचाल में अपना लोग कई बार बोल देते हैं, डिंग हाँकते हैं या बोलते हैं कि वो जो आईएएस है फलना वो मेरा चाचा लगते हैं, या नरेंद्र मोदी मान लो देश का प्रधानमंत्री के बारे में बोल दे कि वो मेरे चाचा लग, कैसे हो गया तुम्हारा चाचा, कि तुम्हारा जो रिलेशन डेवलप हो गया, तुम्हारा एक नाना का खानदान है, एक दादा का खानदान है, इसी से तुम्हारा रिलेशन आया है। तुम्हारे खानदान में मोदी नाम का कोई टाइटल ही नहीं है, कोई है ही नहीं। तुम्हारा घर बिहार है, भागलपुर है, पटना है, तो फिर मोदी से तुम्हारा कैसे रिलेशन हो गया। तब तुम बोलते नहीं नहीं सर ऐसे नहीं, उनका शकल सूरत जो है ना मेरे चाचा की तरह दिखता था, इसलिए हम उसको चाचा बोल दिए। यानी वो तुम्हारे सेट का मेंबर नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग, जवाहरलाल नेहरू को लोग चाचा नेहरू बोलते थे, इसका मतलब क्या वो सबके चाचा थे क्या उस समय के बच्चे का, नहीं, वो सेट में नहीं थे, लेकिन एक उपाधि हम लोग उसको चाचा नेहरू दे दिए। या फिर रोड चलते भी हम किसी को अंकल बोल देते, भैया बोलते, तो वो मेरे सेट में नहीं है, फिर भी हम बोलते थे। ऐसे रिलेशन को ही जो तुम्हारे सेट में नहीं मिलता है, यानी फाई है, ऐसे रिलेशन को ही हम लोग इम्पटी रिलेशन, वॉइड रिलेशन, सूडो रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ लिख दिया x माइनस वाई का मॉड क्या होना 8। अब इसको करके देखो 1 2 3, ए क्रॉस ए निकालो, 1 1 0 होना चाहिए, 1 2 माइनस 1 यानी 1 होना चाहिए, 8 कभी पूरेगा ही नहीं, इसलिए 5 हो गया, इसलिए ये क्या है, इम्पटी रिलेशन है। नेक्स्ट पेज आते हैं। यूनिवर्सल रिलेशन बताए, ए क्रॉस बी के बराबर हो जाएगा आपके पास। आइडेंटिटी रिलेशन में एक्स और वाई इक्वल हो जाएगा, जैसे ए बी बी सी सी, ये क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन है। फार्मूला ऑफ सेट थ्री, फंक्शन इज ए फॉर्म सेट ए टू सेट बी इज ए रिलेशन ए टू बी सच दैट ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ बी, जो तुमको बताया अभी। ये फंक्शन भी एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है जिसमें एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इन सेट बी, एवरी एलिमेंट सेट ए हैव यूनिक इमेज इन सेट बी। ए के प्रत्येक सदस्य का बी के पास एक यूनिक इमेज रहता है, इसको इस तरह से हम लोग लिखते हैं। डोमेन और फंक्शन सेट ए को डोमेन, बी को कोडोमेन, और इमेजेज ऑफ सेट को रेंज बोलते हैं। नोटेशन सब हम आपको सिखा ही दिए। ये ए क्रॉस बी शॉर्ट में, रिलेशन को आर से, फंक्शन। अब आते हैं हम लोग एमसीक्यू पे, जो आपको लगता होगा कि सर एमसीक्यू नहीं बताया अभी तक, तो हम एमसीक्यू की तरफ अब आ रहे हैं जो आपको अच्छा लगेगा। चलिए बच्चों, एक बार पुनः आपको मेरे कोचिंग भाभा मैथमेटिक्स सेंटर में मोस्ट वेलकम है। जो अभी हम यूट्यूब पे हैं, और यूट्यूब पे मेरा ये जो है रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास है आपको, और यूट्यूब पे लाइव भी हम आते हैं, और फिर लाइव क्लास ऐप पर मेरा चलता है। आप चाहें तो वहाँ इनरोल हो सकते हैं। 8 तारीख से न्यू बैच, 7 तारीख से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, और 7:30 से 8:30, तो आप वहाँ इनरोल हो सकते हैं। ठीक है, कहता है कि ए क्रॉस बी निकालिए। कैसे निकालेंगे ए क्रॉस बी, आप देखिए तो 1x 1y 2x 2y, मिलाइए इसमें कहाँ है, 1x 1y 2x 2y, आराम से निकल गया। आपको मैंने अभी सिखाया भी था कि ए क्रॉस बी निकालने का रूल क्या था, कि 1 2 को क्रॉस करोगे किसके साथ,
एक्स वाई के साथ। कैसे करोगे? तो एक एलिमेंट लोगे इसका, एक एलिमेंट इसका, एक एलिमेंट इसका, एक एलिमेंट इसका, एक एलिमेंट इसका, और फिर एक एलिमेंट इसका। निकाल के भी देख लोगे, वही आ रहा है 1x 1y 2x 2y। समझ में आ गई बात? चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए क्रॉस बी इफ ए हैज 3 एलिमेंट्स एंड बी हैज 4 एलिमेंट्स। ए क्रॉस बी में कितने सदस्य होंगे अगर ए में 3 है और बी में 4 है? फार्मूला लिखा है तो याद है, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू, फार्मूला था नंबर ऑफ ए अक्रॉस नंबर ऑफ बी। बोलिए, नंबर ऑफ ए में कितने एलिमेंट हमारे पास? 3। बी में कितने हैं? 4। 4 तिया 12, कितना एलिमेंट होगा? 12। आराम से बन रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देख रहे हो कितना इजी वे में, क्योंकि हमारे पास कंसेप्ट आ गया, फार्मूला आ गया। क्वेश्चन में कहाँ कुछ, क्वेश्चन तो उसके बाद बकवास है। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ आ गया है तो क्वेश्चन क्या है? बहुत इजी है, क्वेश्चन में कोई जान ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड में आपके पास बदमाशी क्या किया है कि इस बार ए क्रॉस बी ही दे दिया आपके पास। क्या दे दिया है? ए क्रॉस बी का वैल्यू निकाल के दे दिया है, और आपसे पूछा जा रहा है कि ए का वैल्यू क्या होगा, बी का वैल्यू क्या। कोई दिक्कत नहीं है, जब भी इसका फर्स्ट एलिमेंट होगा वो ए में जाता है। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है जरा देखिए तो, 1 है, 1 है, 2 है, 2 है। सेट में रिपीटेड अलाउड नहीं है, क्योंकि सेट का डिफिनेशन में क्या था? डिफिनिट डिस्टिंक्ट। एक आदमी 2 बार आ गया, यानी एक ही बार आना चाहिए था। तो इसको हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 1 और 2। ठीक, बी में यही बात है। बी में क्या है? ए है, बी है, ए है, बी है, रिपीटेड अलाउ नहीं है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? ए और कॉमा बी। देखिए तो क्या आ रहा है? 1 2 ए कॉमा बी। कितना इजी वे में क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। एमसीक्यू लग रहा है? लग रहा है कि बहुत टफ क्वेश्चन है, बहुत भारी है। बच्चे कहते हैं कि सेट थ्योरी बहुत भारी है सर, 11th क्लास का समझ में नहीं आता। कहाँ कोई दिक्कत है? देखो कितना ही। मेन क्या है ना कि तुम पढ़ लेते हो, प्रैक्टिस नहीं करते हो। पढ़ोगे तो जैसे प्रवचन होता है ना बाबा जी लोग का, एक बार सुने और एक कान से सुने एक कान से निकल गए, वही टाइप से होता है। पढ़ के प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फार्मूला का यूज नहीं सीखोगे, और फार्मूला इस्तेमाल करने नहीं आएगा तो फिर सवाल नहीं बनेगा। था ना एक प्रचार में, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो जब तक आप फार्मूला को यूज नहीं करोगे तब तक फार्मूला याद नहीं होगी। समझ में आ रही बात? नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। कहता ए क्रॉस बी में इसमें कौन सा कथन सत्य है? ए क्रॉस बी के लिए इसमें कौन सा कथन सत्य है? क्या ए क्रॉस बी क्रॉस ए के ऑलवेज इक्वल होता है? जी नहीं, गलत बात है। ए क्रॉस बी क्रॉस ए का सबसेट हो सकता है? ये भी सही बात नहीं है, ये भी गलत बात है। ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल होगा अगर इफ एंड ओनली ए इक्वल्स टू बी। हाँ, ए और बी अगर इक्वल हो तो ये दोनों हो सकता है। फॉर एनी नॉन एम्प्टी सेट, ये भी गलत है। थर्ड नंबर इज द राइट। अगर ए और बी दोनों इक्वल हो जाएगा तो दोनों का ए क्रॉस बी क्रॉस ए सेम हो जाएगा। क्लियर? चलो, एक ये मथी में फार्मूला वाला में नहीं था, यूज़ किए थे, तो यहाँ आ गया। देखो एमसीक्यू में वो क्लियर हो गया। फार्मूला में हम लोग इस टाइप का नहीं देखे थे कि ए क्रॉस बी क्रॉस ए का इक्वल नहीं होता। लेकिन अगर हो जाए सर, ज़बरदस्ती, बिहारी आदमी है, हम करवे करेंगे, मना किया जाए नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम करेंगे। करेंगे तो क्या होगा? तो दोनों को इक्वल होना चाहिए, तब हो सकता है। अगर ए और बी दोनों सेट सेम हो जाए तो इक्वल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये आप आगे पढ़ोगे, 12th में पढ़ोगे। ये मिस्टेक से मेरे पास ये क्वेश्चन आ गया तो इसको स्किप कर देते हैं। हाँ, ए रिलेशन आर फ्रॉम 1 2 2 3 4 इज ए सबसेट ऑफ। कहता ये 1 2 और बी 3 4 इसमें से कौन, ये रिलेशन किसका सबसेट होता है? ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। ये तो सीधे डिफिनेशन है। कहता रिलेशन आर किसका सबसेट होता है? तो डिफिनेशन है, आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये तो सही है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अच्छे, ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज डिफाइन एज एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज रिलेटेड टू ए। नो, बी कैसे रिलेटेड हो गया? फंक्शन जब बोल रहे हैं हम ए में तो बी कैसे रिलेटेड हो गया? एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ बी। एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ बी। एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज रिलेटेड टू, नहीं, ये एग्जैक्टली वन एलिमेंट। एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ बी। एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ बी। जी ऐसा नहीं है, कोई बी के हर एक एलिमेंट से रिलेटेड, एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है, बी इज द राइट आंसर, क्योंकि फंक्शन का पूरे थे ना, सेट ए के प्रत्येक सदस्य का बी में इमेज मिलना चाहिए। बी भरा रहे कुछ हो रहे उससे कोई मतलब। तो कहता है एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू बी।
टू क्या कहता है, टू एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ बी, हाँ बी के किसी एक से सारा एलिमेंट मिक्स करता है, जिसको हम लोग मेनी वन फंक्शन कहेंगे आगे जाके। पांडव 5 भाई थे, माँ तो एक ही थी ना, इसका मतलब कि सारा का इमेज तो हो ही गया ना, सभी का इमेज क्या है, मदर हो गया। लेकिन उसको प्री इमेज 5 तो था, तो बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन, इसमें से फंक्शन कौन नहीं है। 1 2 3 4, इसको तो डायग्राम बना के देख लो, जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो डायग्राम बना के देख लिया करो। ए बी एफ है और इसके अंदर 1 2 है, इसके अंदर 3 4 है, कहता फंक्शन नहीं है। फंक्शन नहीं है तो कैसे पता करेंगे, 1 का 3 से, ठीक, और 2 का 4 से, ये तो फंक्शन है, पहला वाला तो फंक्शन है। कहता फंक्शन है 1 का 3 का से, 2 का 3 से, ये भी फंक्शन है। दूसरा नंबर में देखो 1 का 3 से, 2 का 3 से, ये भी फंक्शन है। 1 का 4 से और 2 का 4 से, ये भी फंक्शन है। 1 का 3, हाँ यहाँ देखिएगा, यहाँ 1 का डबल डबल बन रहा है इमेज। 1 का जो है मेरे पास 3 4, 1 का 3 से भी है, 1 का 4 से, डबल इमेज बन गया, इसलिए फंक्शन नहीं है। तो दिस इज राइट आंसर, ठीक है। दो इमेज बनने के चलते ये फंक्शन नहीं है, बाकी में सबको सिंगल सिंगल इमेज बन रहा, बाकी सभी फंक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 9 नंबर में, वो 8 ही ऑब्जेक्टिव था। तो इस तरह से बच्चों हमने बताया था कि फार्मूला से रिलेटेड हम आपको एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करा देंगे, एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करा दिए, और आज पूरा सेट थ्योरी का मतलब फार्मूला भी सेकेंड टॉप यूनिट का हम लोग क्लियर कर लिए। तो ये ऐड है भाभा मैथमेटिक्स सेंटर का, और लास्ट में थैंक यू के साथ आज का क्लास यही एंड करते हैं। नेक्स्ट हम लोग मिलते फिर फार्मूला नंबर 3, डे 3 का क्लास लेके फार्मूला का, जो अब होगा ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड, त्रिकोणमिति जो आप लोग पढ़े हो उससे रिलेटेड फार्मूला लेके आएंगे। तब तक के लिए फिर धन्यवाद, फिर मिलते हैं, गुड नाइट।